हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के टॉप 50 प्रश्न जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। जैसे ये वाला प्रश्न लोअर एग्जाम 1/10/2019 में आया था और शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रीति रिवाजों की रक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। संविधान के 2 अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है। अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। यह अधिकार का उदाहरण नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है जो न्यायालय में वाद योग्य है। इनकी व्याख्या संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 19 ई के अनुसार देश के किसी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 30 कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। और अनुच्छेद 15 विकल्प डी की व्याख्या है। अनुच्छेद 19 ई विकल्प ए की व्याख्या है तथा अनुच्छेद 30 विकल्प बी की व्याख्या है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। साधारणतया संवैधानिक प्रक्रिया के अलावा इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है जिनमें इनकी संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। ये रिटें 5 प्रकार की होती हैं। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में नाम है हेबियस कॉर्पस। दूसरी परमादेश मांडामस। तीसरी अधिकारपेक्षा क्यू वारंटो। चौथा प्रतिषेध प्रोहिबिशन और 5वीं उत्प्रेषण सर्टिरारी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनाव में वोट डालना। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मौलिक कर्तव्य है लोक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान को मानना। ये सारे मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना
विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण याचिका रिट के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। अगला जो टॉपिक है वो है संसदीय प्रणाली। जानते हैं प्रश्न, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 साल। लोकसभा सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। विधानसभा सदस्य के लिए चुनाव हेतु 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक बहुमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है। इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कृत्यों के लिए संसद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 249। संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 20 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करेगा यदि किसी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। अगला फैक्ट, सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, दूसरे सदन को विधेयक को पास किए बिना 6 महीने से ज्यादा समय हो गया हो, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में आहूत की जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर के पास। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 100 फर्स्ट के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से बाधा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां से दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद संविधान सभा से।
ट्रस्ट विद डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण था जो संविधान सभा में संसद भवन दिल्ली 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1966 से 3 मई 1969 ईस्वी तक था। अन्य कार्यवाहक राष्ट्रपति निम्न है। बीबी गिरी 3 मई 1949 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी, सॉरी दोस्तों, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद का त्याग करना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं व नाम में परिवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 का के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखता हो। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के स्पेस राष्ट्रपति थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। कार्यकाल के आधार पर 7वें राष्ट्रपति थे क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 पद आसीन रहे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 77 से 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक रहा। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को स्पेस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्षमादान। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत भारत के किसी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति द्वारा दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है तो इसे परिहार या क्षमादान कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया और उसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया जाना। अगला प्रश्न है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के स्पेस है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14वें। प्रश्नकाल के समय श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 2022 से द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है, परंतु वह इसके पूर्व भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा
संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्य उपर्युक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियम अनुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियम अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा होता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के लिए तथा अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के लिए में स्पष्ट किया गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ समान अनुपात में प्रतिनिधित्व से है। एकल संक्रमणीय प्रणाली से तात्पर्य है कि एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को इन्होंने पद छोड़ दिया क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन किया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थन नहीं था या उम्मीदवार ने 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा नहीं कराई थी। 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी में प्रेस को सूचित किया गया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इस घोषणा के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया तथा भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीबी गिरी। बीबी गिरी डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे तब वे डी बलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फेन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा तथा आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के पास। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के 3रे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर बीबी गिरी भारत के 4थे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर बीडी जत्तरी भारत के 5वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/3। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है तथा लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इन्हें नामी सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए चुनाव किए जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति।
अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिदिन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई ऐसी अन्य अर्थताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो। अगला प्रश्न है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति होता है। इसके वर्तमान सभापति एम वेंकैया नायडू हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को कुछ मामलों में लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं, तो कुछ मामलों में विशेषतः वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान संशोधन विधेयक, आपातकालीन प्रावधान तथा महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करने तथा धन विधेयकों में संशोधन हेतु सुझाव देने तक ही जहां राज्यसभा सीमित है। वहीं राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर कानून बनाने हेतु संसद को अग्रेसित करने तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने संबंधित प्रावधानों के लिए राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। और वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं और यह 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13 मई 1952 को। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को ईस्वी को हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 13 मई 1952 ईस्वी से 27 फरवरी 1956 ईस्वी तक तथा एम अनंत सैनम अयंगर 8 मार्च 1956 ईस्वी से 16 अप्रैल 1962 ईस्वी तक थे। वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं और यही वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं इसके। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्षता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? राइट आंसर एक्स्ट्रा फैक्ट में ही पढ़ लेंगे। संसद के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखती है। संसद राष्ट्रपति तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग पारित करती है। संसद को महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम स्पेस वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों को आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए 21 वर्ष की आयु होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल में चलने वाली कार्यवाही को भारतीय प्रेस या अखबारों ने शून्यकाल की संज्ञा दी है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं।
अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 माह की होती है। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है, और यदि किसी मंत्री से इतर संसद के अन्य सदस्य द्वारा बिल विधेयक पेश किया जाता है तो इसे निजी विधेयक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्पेस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 543। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा के राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी और इसमें डिटेलिंग है, 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो गई है। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 131। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 वर्षों का होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीबी मावलंकर अयंगर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मावलंकर 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा निम्न सदन का सभापति अधिष्ठा लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बलराम जाखड़ का। डॉक्टर बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक तथा 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। यद्यपि इसके पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। इस स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 80। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के गठन 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें हैं? तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में भी आंसर नहीं है। पढ़ते हैं डिटेलिंग क्या कैसी डिटेलिंग है। भारत का संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। उत्तर प्रदेश से 80, गुजरात से 26 लोकसभा सीटें निश्चित हैं। राज्यसभा में गुजरात से 11 सीटें आवंटित हैं। इस प्रकार संसद में गुजरात से आवंटित सीटें 26 + 11 = 37 होंगी, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम स्पेस सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 50 है। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ध्यातव्य है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। अगला जो टॉपिक है, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। इनसे प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दंड प्रक्रिया संहिता। राज्य सूची में आपका कानून और व्यवस्था भी है, पुलिस भी आती है, जेल भी राज्य सूची का ही विषय है। पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, जेल राज्य सूची के विषय है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता संवैधानिक सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के तहत संघ एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 सूचियां संघ, राज्य एवं संवैधानिक सूची है। संवैधानिक सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची में। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 सूचियों संघ, राज्य एवं संवैधानिक सूची में किया गया है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 तथा संवैधानिक सूची में 47 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।